हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस में बात करने वाले हैं न्यूलैंड लैब्स के बारे में। ये एक एपीआई कंपनी है जो पिछले साल 5 गुना हो गई है और ये बहुत ही चर्चा में है। सभी एपीआई के इन्वेस्टर्स और यहाँ पे न्यूलैंड लैब्स के इन्वेस्टर्स इसका फंडामेंटल एनालिसिस चाह रहे थे, तो हम लोग ने आज इसका फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इसका हिस्ट्री, इसका टाइमलाइन, इसका बिजनेस, ये क्यों बढ़ रहा है, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशंस जानेंगे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस और हमारा ओपिनियन और टारगेट प्राइस और आउटलुक बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपको नहीं पता है एपीआई क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, सब चीज़ें न्यूलैंड लैब्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी कंपनी को समझना चाहते हैं और अगर आप न्यूलैंड लैब्स के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत टाइम से इन्वेस्टेड है या और इसमें पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप लोग को पता पड़ सके कंपनी आखिर में करती क्या है और कैसे क्या सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हमारा ब्लॉग प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहें तो हमें यहाँ पे ब्लॉग पे जाके, इस साइट पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं और ये ब्लॉग का लिंक हम लोग यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी 37 साल पहले यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, और ये हैदराबाद बेस्ड एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन लोग ने अभी तक 75 एपीआई डेवलप कर चुके हैं और लगभग 898 यहाँ पे रेगुलेटरी फाइलिंग्स फाइल कर चुकी है और वहीं पे 300 प्रोसेसेस यहाँ पे 300 प्रोसेस डेवलप कर चुकी है। ठीक है, और इनका जो बिज़नेस है वो 80 कंट्रीज़ में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप पूछेंगे रेगुलेटरी फाइलिंग्स का मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बता दूँ, कोई भी दवाई के लिए अगर अप्रूवल चाहिए होता है ना, तो उसका यहाँ पे एक रेगुलेटरी फाइलिंग होता है जिसको बोलता जाता है डीएमएफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फाइलिंग्स जो करके होता है उसे कहा जाता है, सॉरी, ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि ड्रग मास्टर फाइल कहा जाता है। ठीक है, और अभी न्यूलैंड लैब्स के 57 डीएमएफ्स यहाँ पे यूएस एफडीए के पास है। ठीक है, जो पेंडिंग है, जिनका अप्रूवल आना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें, इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी कैसे क्या बिजनेस करती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, अब कंपनी का पूरा टाइमलाइन जानेंगे, तो 1984 में ये इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, फिर उन लोग ने पहला एपीआई सेल किया 1986 में। फिर यहाँ पे न्यूलैंड लैब्स 1994 में लिस्ट हुई। 97 में इनका पहले यूएस एफडीए ऑडिट चालू हुआ। 2004 में ये लोग यूएस में चले गए। फिर 2007 में जापान में सब्सिडरी खोली। उसी के अलावा इन लोग ने एक सेपरेट आर&डी फैसिलिटी खोली, यूनिट 1 जिसे हम लोग कहते हैं, 2008 में। फिर यहाँ पे इनको एक जापान से एक कंपनी का अप्रूवल मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे फिर अगर हम देखें 2013 में यहाँ पे इन लोग ने नाइके बिजनेस सेगमेंट जो होता है, नीके बिजनेस सेगमेंट, वो चालू किया है। ठीक है, उसके अलावा 2016 में यहाँ पे इनकी जो आर&डी फैसिलिटी है उसको यहाँ पे यूएस एफडीए ने अप्रूव किया। फिर इन लोग ने 2018 में एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसको अगर आप जानेंगे हम लोग यूनिट 3 जिसको कहते हैं, तो यूनिट 3 वो 2018 की कंपनी है। उसी के अलावा फिर सीएफडीए ने इनका ऑडिट किया था और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने सीएमएस जापान में यहाँ पे कंपनी को बड़ा बिजनेस मिला और यहाँ पे 100 मिलियन रेवेन्यू, 75 लाइव सीएमएस कंपनी के कंप्लीट हुए। अब जितनी भी टर्म्स है ना, ये सब हम लोग समझ लेंगे। ये मैंने एक पूरा ओवरऑल जानकारी दे दी। ठीक है, अभी कंपनी है ना 3-4 बिजनेस सेगमेंट में है। देखो, इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो यहाँ पे एपीआई में है। ठीक है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये जो एपीआई है ना, ये 2-3 तरह का होता है। एक प्राइम एपीआईज है, एक स्पेशलिटी एपीआईज है और एक सीएमएस है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं ये सारे काम कैसे क्या होता है तो वो भी हम लोग जान लेंगे। देखो, अगर आप जानना चाहते हैं ना बिजनेस सेगमेंट कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे बिजनेस सेगमेंट, तो ये जो रिस्क है, कैपिटल है, वॉल्यूम है, मार्जिन है और कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग तीनों सेगमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, प्राइम एपीआई जो है उसका रिस्क कम होता है। देखो, प्राइम एपीआई वो वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। स्पेशलिटी एपीआई वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और बहुत कम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। और सीएमएस क्या होता है? सीएमएस तो मतलब एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा सेगमेंट है जो केवल यही लोग ही बनाते हैं। बेसिकली
मान लीजिए अगर आज एप्पल के जो फ़ोन्स है वो फॉक्सकॉन बनाता है, तो वो केवल फॉक्सकॉन ही बना सकता है, तो वो चीज़ आ गई सीएमएस के अंदर। लेकिन आप मान लीजिए कैमरा है, कैमरा यहाँ पे इंडिया में 4-5 मतलब वर्ल्ड में 4-5 कंपनियां बना सकती है, जैसे सैमसंग है और फिर 2-3 और कंपनियां हैं, सोनी है, तो ये लोग कैमरा बना सकती है। तो ये आ गया एक तरीके का स्पेशलिटी एपीआई जो बहुत कम लोग बनाते हैं। और अगर आप देखोगे कवर, मतलब फ़ोन का जो कवर होता है वो तो बहुत सारे जन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है, तो वो होता है प्राइम एपीआई। इसलिए आप इस बिज़नेस को कैसे समझ सकते हो, सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है ना वो इसमें होता है सीएमएस बिजनेस में, और अभी न्यूलैंड लैब्स में ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर थोड़ा कम मार्जिन, मीडियम मार्जिन होते हैं, और इसमें बहुत लो मार्जिन होते हैं। लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है ना प्राइम एपीआई का, बहुत हाई होता है, और सीएमएस बिजनेस का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी लो होता है। अगर आप बात करें कॉम्पिटिशन की, तो इसमें हाई कॉम्पिटिशन है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें फिर थोड़ा कम और इसमें बिल्कुल कम। ठीक है, तो ये सारी इनके बिजनेस सेगमेंट है। और यहाँ पे कैपिटल वगैरह भी आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सीएमएस में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आर&डी और यहाँ पे रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है, और प्राइम एपीआईज बेसिकली क्या होते हैं, एकदम रेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके पास फार्मूला है, सब कुछ है, आपको केवल बनाना है। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा आर&डी और इसमें रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम लोग और चीज़ें जानेंगे तो मैं आपको थोड़ी बहुत और हाइलाइट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझना चाहेंगे कि भैया एपीआई होता क्या है। देखो, एपीआई एक तरीके का एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। ये बेसिकली मेडिसिन में इंटेंडेड इफेक्ट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर एक दवाई होती है, वो दवाई क्या है बेसिकली, तो वो यहाँ पे जो दवाई है उसको अपन एपीआई कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे पेन किलर में एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे पेन रिलीव होता है, तो वो एपीआई कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मोटा मोटी एपीआई का मतलब होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी बहुत और हाईलाइट जाने इनके बारे में, तो इनके 15 सक्सेसफुल यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हो चुके हैं, 75 एपीआईज बना चुके हैं, आर&डी फैसिलिटी हैदराबाद में, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो हैदराबाद में लोकेटेड है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 731 किलो केएल का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। वहीं पर अगर हम देखें इनकी मार्केट रीच, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना बिजनेस आता है। 35% बिजनेस यहाँ पे इन लोग को आता है। उसी के अलावा यहाँ पे इनका जो ओवरऑल 75% जो बिज़नेस है ना वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारा आप देख सकते हैं उनकी मार्केट रीच। इनके 2 बड़े ऑफिस हैं यहाँ पे, जापान के अंदर और यहाँ पे एक न्यू जर्सी के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीएमएस का काम होता है। फिर आर&डी फैसिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी की जो आर&डी फैसिलिटी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। कंपनी का जो ये आर&डी फैसिलिटी बहुत शानदार है, और इसमें अभी तक यहाँ पे जो इनका आर&डी कॉस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो केवल 2% है रेवेन्यू का। और इन्होंने पिछले साल यहाँ पे 3.47 करोड़ का यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ताकि इनकी आर&डी फैसिलिटी को और अच्छा हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे जो भी काम किए ना, वो ये आर&डी फैसिलिटी बेसिकली कंपनी का मेन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी क्रिएट करती है उनको बाद में कॉमर्शियलाइज करती है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे रेगुलेटरी फाइलिंग, बेसिकली किसी भी दवा को बनाने के लिए परमिशन ली जाती है, तो ये सारी टोटल रेगुलेटरी फाइलिंग्स है। तो अभी तक 898 फाइलिंग्स कंपनी फाइल कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, इससे पता पड़ता है कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी ने का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे जो सीएमएस बिजनेस है, ठीक है, वो पिछले साल से इस साल अगर आप Q3 FY21 को Q3 FY20 से कंपेयर करते हो, तो सीएमएस बिजनेस का शेयर बढ़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे प्राइम एपीआईज का शेयर कम हो गया है। ठीक है, ये हाई मार्जिन कम है, और ये जो है ये मीडियम मार्जिन होता है। ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशलिटी एपीआईज है। ठीक है, फिर आप इसको Q4 FY20 से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और ढंग से दिखेगी। यहाँ पे 28% से यहाँ पे जो इनका बिजनेस था, फिर वो 22% गया सीएमएस, फिर 31 हुआ, और अभी 37% हो गया। अब आने वाले क्वार्टर में क्या देखना है कि ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ है उसका कितना परसेंट बिजनेस यहाँ पे सीएमएस से आता है। सीएमएस जितना ज़्यादा होगा ना न्यूलैंड के लिए उतना अच्छा है, और कंपनी को यहाँ पे जो ये वाला बिजनेस है अपना प्राइम एपीआईज, ये भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये बहुत वॉल्यूमिनस बिजनेस है। इसमें मतलब दिमाग कम लगाना पड़ता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये क्या रेडी प्रोडक्ट है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए बस। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना बिजनेस का, तो इनमें मार्जिन बन जाएगा। बट अगर वॉल्यूम कम हुआ, मान लीजिए 100 टन की दवाई बनानी है, ठीक है, या फिर मतलब अगर आप देखोगे और जहाँ पे 1000 टन की बनानी है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। 100 टन बनाने में यहाँ पे मार्जिन कम रहेंगे, बट 1000 टन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन ज़्यादा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्राइम एपीआई जो है हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे जो सीएमएस है वो हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग सेगमेंट है। ओवरऑल जो सीएमएस का प्रॉफिट शेयर है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर आप देखोगे ये कंपनी का बिजनेस सेलियंस है, मतलब कंपनी के टॉप 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे कितना परसेंट ऑफ रेवेन्यू होता है और टॉप 10 प्रोडक्ट्स कंपनी का कितना परसेंट रेवेन्यू बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे Q3 FY21 में टॉप 10 प्रोडक्ट से 60% रेवेन्यू आता है और टॉप 5 से 38% आता है। वहीं पे कस्टमर वाइज देखेंगे तो 57% यहाँ पे टॉप 10 कस्टमर से आता है और 44% यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर से आता है। तो ओवरऑल क्या होगा ना, देखो अब क्या है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जितना टॉप 10 और टॉप 5% का यहाँ पे जो बिजनेस शेयर होगा ना वो कम होता जाएगा ना उतना अच्छा है। इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। आज कंपनी अपने 60% रेवेन्यू के लिए यहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट पे यहाँ पे निर्भर है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे 10 कस्टमर से इनको यहाँ पे 57% रेवेन्यू आता है। तो ये जितना ज़्यादा कम होता जाएगा ना उतना ज़्यादा कंपनी अपने कस्टमर पे कम डिपेंडेंट रहेगी, और कस्टमर बेस ज़्यादा बढ़ने से, बड़ा होने से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर कल को एक कस्टमर चला भी जाता है तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर इन टॉप 10 में से एक भी कस्टमर जाता है तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइम एपीआईज के अंदर आप देखोगे तो 91% तो टॉप 10 प्रोडक्ट से आता है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे से आता है। वहीं पे ये प्राइम एपीआईज है और फिर ये कस्टमर वाइज है। फिर ऐसे ही हम लोग ने स्पेशलिटी एपीआईज में करके बताया कंपनी ने। उसके बाद यहाँ पे सीएमएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 10 कस्टमर जो है सीएमएस के, वो यहाँ पे 94% रेवेन्यू ला के देते हैं। मतलब आप समझिए वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी के करीबन कुछ 76 यहाँ पे सीएमएस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 10 से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये रहा कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल जो सीएमएस का बिजनेस है, ठीक है। तो ये आप देखोगे ना 76 सीएमएस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और अगर आप इसको Q3 FY18 से कंपेयर करोगे तो जहाँ पहले 42 प्रोजेक्ट्स थे वो अब 76 हो गए। इसमें भी कॉमर्शियल के अंदर यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स है जिनका काम चल रहा है, जिनमें बिक्री हो रही है, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट में वो 18 है। और प्री क्लिनिकल और ये जो सारे ट्रायल्स होते हैं ना ये बहुत अभी स्टार्टिंग स्टेज पे, इनको अभी डेवलप होने में 5 साल लगते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अभी कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बताया कि हम लोग यहाँ पे जो लेट स्टेज प्रोडक्ट्स है बेसिकली P3 डेवलपमेंट और कमर्शियल स्टेज वाले सीएमएस प्रोजेक्ट्स को लेना चाहेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को यहाँ पे काम कम करना पड़ता है और फटाफट से कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अगर आप प्री क्लिनिकल ट्रायल का कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो ज़रूरी नहीं उसमें सक्सेस हो जाए। उसमें बहुत सारा यहाँ पे आपको वो लोग बहुत सारे यहाँ पे आपको केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिर जाके वो उसे डेवलप किया जाता है, फिर उसका अप्रूवल लो, फिर कॉमर्शियलाइजेशन करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने बोला कि वो लोग लेट स्टेज सीएमएस प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे। अब बात आती है कि ये न्यूलैंड फार्मा का, न्यूलैंड लैब का जो शेयर है वो 525% कैसे बढ़ा। क्या पीछे उसके रीज़न है, 12 महीने में अगर आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी दिखाई है। और पिछले अगर आप देखोगे Q3 के बाद यहाँ पे मेजर एक है ना यहाँ पे शानदार तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है। देखो मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कंपनी का EBITDA मार्जिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे कंपनी का EBITDA मार्जिन 13.7 था ना, वह अब कंपनी का EBITDA मार्जिन 20% हो गया है, और मैनेजमेंट की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले टाइम में 20% का मार्जिन मेंटेन रहेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत बढ़ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आने वाले Q4 में हम लोग को देखना रहेगा कि 20% मार्जिन या उससे ज़्यादा होता है क्या। अगर उससे कम होता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है और एक ख़राब खबर होगी। ये मार्जिन क्यों बढ़े, क्योंकि सीएमएस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। फिर कंपनी का जो यूनिट 3 था जो 2018 में कंपनी ने एक्वायर किया था, वो अब कॉमर्शियली चालू हो चुका है, उसके ऑपरेशन चालू हो चुके हैं विद 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब हमें आने वाले क्वार्टर में क्या देखना है कि इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। ये बहुत टाइम से बाकी था, और अब चालू होने के बाद इसमें क्या होगा ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं अब यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब उनको जो खर्चा हो रहा था अब उससे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा। मान लीजिए एक प्लांट है, आपने खरीदा, फिर उसको चालू करने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट चालू होने के बाद आपको पैसा मिलने लग जाएगा ना। तो अभी यूनिट 3 चालू हो चुका है। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया था, कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे बहुत डिपेंडेंट थी। लगभग 60% यहाँ पे कंपनी चाइना पे डिपेंडेंट थी। अब यहाँ पे कंपनी ने वो केवल 10% डिपेंडेंसी, मतलब चाइना से केवल 10% रॉ मटेरियल खरीदती है। और इससे क्या हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन का भी फायदा है। मतलब मान लीजिए कहीं और से सामान ले रहे हैं तो उनको अब सस्ता मिलने लग गया चाइना से, और चाइना से यहाँ पे डिपेंडेंट होना, मतलब उससे यहाँ पे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडो चाइना में जो वॉर्स चल रहे हैं और जो अभी यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉब्लम्स है वो कभी भी ज़्यादा हो सकती है। और
अगर कभी भी इंडो चाइना वार होता है और कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, तो उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जैसे अडानी ग्रीन है ना, अडानी ग्रीन अपने कुछ इक्विपमेंट्स के लिए, सोलर इक्विपमेंट्स के लिए चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट टाटा पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि टाटा पावर ये सारी चीज़ें इन हाउस बनाती है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए कंपनियां बहुत सारी, अगर आप देखोगे ना, इंडो चाइना के टाइम पे बहुत सारी गिरावट देखने को मिलती है बाजार में, क्योंकि चाइना पे अपन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अभी हर कंपनी चाह रही है कि हम लोग चाइना से दूर होते जाएं और यहाँ पे चाइना +1 स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अपनाएं। वहीं पे न्यूलैंड ने कुछ अपने पेप्टाइड यहाँ पे जो डेवलप किया है, कुछ एपीआई है जो कि बहुत ही नए के सेगमेंट है। उसके अंदर क्या है कि बहुत कम लोग बनाते हैं और वो आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी उस पर, यहाँ पे कंपनी का मानना है कि कंपनी उसके बिजनेस को चालू कर देगी और अब यहाँ पे उससे बहुत अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फिर जो 5वां रीज़न है वो कंपनी का है, यहाँ पे बिग इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग थोड़ा बहुत फिनेंशियल एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखोगे पिछले 11 क्वार्टर में यहाँ पे जहाँ कंपनी का सेल्स 245 करोड़ हो चुका है, जहाँ पहले केवल 154 करोड़ हुआ करता था। वहीं पे अगर आप देखोगे ओपीएम जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, वो कंपनी का काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा है। 6% से सीधा वो 19% हो चुका है। बहुत ही शानदार ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप ईपीएस में देखोगे तो एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ है। 0.44 से सीधा ईपीएस अब 20.84 हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे हम लोग देखें एनुअलाइज प्रॉफिट की बात करते हैं तो वापस अगर आप देखोगे सेल्स का जो फिगर है वो कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप देखेंगे 278 करोड़ से अब 763 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, वहीं पे कंपनी पहले जहाँ लॉस में थी शुरू में, अब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो नेट प्रॉफिट वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स यहाँ पे अब इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते अब यहाँ पे कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी के बाद अगर आप देखोगे बोरोइंग्स, कंपनी की बोरोइंग्स लगभग उतनी ही रही है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने उस पर एक बात बताई है कि हम लोग को ग्रोथ करनी है तो हमें अगर ज़्यादा बोरोइंग लेनी भी पड़ेगी तो हम लेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखोगे CWIP को यहाँ पे कंपनी कैसे कन्वर्ट करती आई है। देखो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पहले 104 CWIP में था और इसमें पहले 542 करोड़ था। ये जैसे ही CWIP फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो कंपनी का एसेट कैसे बढ़ गया। तो ये होता है CWIP टू एसेट कन्वर्जन। ये जितना जल्दी होगा ना उतना अच्छा है। CWIP का मतलब होता है असेट्स इन मेकिंग, जिन पे अभी काम चल रहा है। मान लीजिए अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उसका 1 माला बन गया है, बट हमें 5 माले बनाने, तो 5 माले में बनाने की बिल्डिंग में अभी 1 माला बना है, तो उसको हम लोग CWIP में दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कंपनी का जो इक्विटी रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा शानदार है। 63 करोड़ का इक्विटी रिजर्व अब 734 करोड़ हो गया है, जिसके कारण कंपनी के नेटवर्थ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ओवरऑल जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम वाली बात है, यहाँ पे अगर हम देखें पीयर कंपैरिजन, तो अब पीयर से अगर आप कंपेयर करते हैं, सोलारा एक्टिव फार्मा जो है वो इनकी सबसे इमीडिएट पीयर है। ठीक है, तो अगर आप उसका पी वैल्यूएशन देखेंगे, अगर आप देखोगे इसका पी रेशो 57 का है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप सोलारा का देखोगे तो 28 का पी है। वहीं पे ईवी टू इबिटा जो रेशो है वो भी कंपनी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो जो होता है वो भी कंपनी का ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इनकी जो वैल्यूएशंस है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे सोलार एक्टिव का डेप्थ ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उनका जो FY20 का सेल्स है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो मतलब इनसे थोड़ी बड़ी है। और उनका जो OPM है, OPM भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जहाँ 17% OPM है इनका, यहाँ पे सोलार एक्टिव का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22.9% का वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये है कंपनी न्यूलैंड, ये काफ़ी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ऊपरी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इस पर आपको ओपिनियन ज़रूर बताएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम बात करें, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, बट DII में कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे FII ने इस पे स्टेक बढ़ाया है करीबन 2-3% से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में अब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले EBITDA मार्जिन्स Q4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 20% होने चाहिए। वहीं पे CMS बिजनेस और स्पेशलिटी बिजनेस में कैसी ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे जो 75 है, अब यहाँ पे कैसा होता है, कुछ यहाँ पे मार्जिन्स प्राइम API के अंदर मार्जिन्स का कैसे इंप्रूवमेंट है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है और बाकी सारी चीज़ें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे API का पूरा आउटलुक, अगर आप देखोगे API इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसका अभी आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है।
फिर यहाँ पे आप इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आउटलुक देख सकते हैं, और यहाँ पे इंडिया में जो बल्क ड्रग इंडस्ट्री है उसको क्यों चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और चाइना क्यों इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, ये भी हमने बताया। चाइना में जो कॉस्ट है और यहाँ पे जो कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की कम है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अज्यूम टू बी 100 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ 81 बेसिस पॉइंट है वहाँ पे यहाँ पे इसमें इंडिया के अंदर 100 बेसिस पॉइंट है, ठीक है। और उसके पीछे ये रीजंस है, तो करीबन 20% यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये एपीआई के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपको क्या करना चाहिए। अभी जो भाव चल रहा है ना, जो 2400 के लगभग भाव चल रहा है, वो काफ़ी मतलब है ना बहुत हाई वैल्यूएशंस पे, तो हमें यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इसमें बने रहना है, और यहाँ पे हमें आने वाले Q4 का वेट करना है, ठीक है। अब ये स्टॉक कितना चलेगा, अभी यहाँ पे देखिए आप एकदम से वैसी तेज़ी नहीं आएगी जैसे हम लोग ने पिछले 2-3 महीने में देखी है, बट अगर Q4 में कुछ खतरनाक आता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं, तो वापस एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओवरऑल आप लोग स्टे इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग ना कीजिए, क्योंकि उसमें अभी वैल्यूएशंस हाई हैं और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं हमारे चैनल के थोड़े बहुत बारे में, देखिए मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी, हम लोग बीट द स्ट्रीट का मैं को फाउंडर हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए किसी भी तरह के फेवरेट स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस या रिसर्च, तो आप हमें इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है, जैसे हमारी फंडामेंटल सीरीज़ है, IPO रिव्यू है, AGR, DHFL, Q4 FY21 जैसे अभी वो सीज़न चल रहा है, और रिलायंस डील पे यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सारे यहाँ पे कवरेज करी है। तो ये सारी चीज़ें के लिए अगर आप और तरह के फंडामेंटल स्टॉक जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए हमारे वीडियो न्यूलैंड लैब्स के सभी शेयर होल्डर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।